नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज दरअसल चर्चा करेंगे चुनावों पर, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाने में अपने जुट गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है और सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनाव की है। 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साधने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है और धरना प्रदर्शन भी इस दौरान अब खूब होने लगे हैं। निर्वाचन आयोग ने दरअसल शनिवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर इस तरह के व्यक्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना ही होगा और इसके साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि चुनाव के लिए उन्हें टिकट क्यों दिया गया है। तो चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे और यहाँ 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पंजाब में 1 चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होंगे, जबकि उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव होंगे। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके अलावा पंजाब में 117, मणिपुर में 60 तो गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर। करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ ज़रूर कायम रहे, तभी यहाँ चुनाव सही से संपन्न हो पाएंगे। हालांकि इस मामले में बीएसपी खुद ही एक अनुशासित पार्टी है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। इसके साथ ही तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश से बसपा सुप्रीमो मायावती को, जिन्होंने साफ तौर पर यह आशंका जताई है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के चुनाव आयोग को बेहद सतर्क होने की ज़रूरत है। हालांकि ये अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस बात को कह रही हैं। समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो वो भी यही बात कह रही है और आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर्वेश्वर जी आप ही के पास आएंगे।
अभी आप सुन भी रहे होंगे कि मायावती जी जिस तरीके से कह रही हैं कि पिछले कुछ चुनावों में जो देखने को मिला है, जो घटनाएं घटी हैं, जो आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका दुरुपयोग किया है। अब मायावती अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उन्होंने यही आशंका जताई है कि चुनाव आयोग को इस पर सख्ती से नजर रखनी होगी। हालांकि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो वो तो एक लिस्ट पूरी बाकायदा बना रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में कौन से सीनियर वो अधिकारी हैं जिनको वो उनकी तैनाती नहीं चाहते हैं उस पोस्ट पर। तो ऐसे में ये जो आशंका जताई जा रही है, ये आखिर क्या वास्तव में सत्ता में रहते हुए पार्टियां ऐसा करती हैं अधिकारियों का सहारा लेते हुए? देखिए योगेश जी, ये आप हम सभी जानते हैं कि जैसे चुनाव होता है, ये विपक्षी पार्टियों के पास अगर मुद्दा ना हो तो वो अपना विधवा विलाप ईवीएम से लेके अधिकारियों के मिली भगत से लेके वो उठाना शुरू करते हैं। उनको उनकी जमीनी हकीकत पता चल जाती है। आप हम सभी ने देखा होगा, जब से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 से 2014 से लेके आज 2022 आ गया है, कभी भी कहीं भी चुनाव हुआ है, हर चुनाव में हमें आपको यही सुनने को मिला है। आपने भी अपने चैनल पे चलाया है कि कांग्रेस पार्टी तो सपा तो मुलायम मायावती ने तो आपने ममता बनर्जी ने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया है और बड़े जोर शोर से उठाया है। बिल्कुल। अब आप हम सब जानते हैं बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरीके से मतलब आई थी 4 से वो 72 पहुंची, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन सरकार बनाने के लिए नहीं जुटा पाई। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, वहां क्यों नहीं ईवीएम हैकिंग हुआ? आसाम में अगर बीजेपी जीत गई तो वहां ईवीएम हैकिंग हो जाता है। अब पंजाब की हम ले पंजाब में भी 2017 में ये कांग्रेस जीती थी, हैकिंग नहीं हुआ था। तो इन लोगों का जो आरोप प्रत्यारोप है, यह जमीनी हकीकत समझ गए हैं कि इस चुनाव में उन्हें फिर से वही मुंह की खानी हो सकती है, क्योंकि जनता का रुख जो होता है आजकल, हर एक जनता जो लोअर लेवल के भी आदमी होते हैं, जो जनता है, मेरा कहने का मतलब जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सबके हाथ में मोबाइल फोन है, वो समझ गया है कि कौन सा नेता कहां पे और कौन सी सरकार कितना विकास का काम कर रही है, कौन सी सरकार आएगी तो हमारे राज्य के लिए, हमारे लिए अच्छी होगी। तो मेरे ख्याल से मायावती जी का ये आरोप प्रत्यारोप लगाना या अखिलेश यादव जी का लगाना, ये एक बेईमानी है। अब चुनाव आ गया है, मैदान में हो आप अपना दमखम दिखाओ, बीजेपी भी मैदान में, हरा के दिखा दो। अब फिर अपने, और ये सत्य है कि कोई भी पार्टी आती है तो अधिकारियों का तबादला होता है, अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो अपने तरीके से सरकार चलाने के लिए हर एक पार्टियां करती है, हर एक सरकार करती है। हाँ ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। संदीप जी, जिस तरीके से अभी मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने आशंका जताई है कि भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, ऐसे में वो अधिकारियों का दुरुपयोग कर सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों का। तो चुनाव आयोग को नज़र रखने की ज़रूरत है और जो अव्यवस्थाएं पिछले चुनावों में देखने को मिली है, वैसी अव्यवस्थाएं ना पैदा हों। ये तो बीएसपी ने भी आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी भी आरोप इस बात को लगा रही है। कांग्रेस को कहीं इसका डर तो नहीं है? क्योंकि अभी सर्वेश्वर जी कह रहे थे कि दरअसल जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब इनके खाते में कुछ नहीं आता है तो ये ईवीएम का रोने लगते हैं। ये सत्तासीन पार्टी पर, अभी जैसे बीजेपी है तो उस पर आरोप मढ़ने लगते हैं, क्योंकि इनको अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता है लेकिन ये दिखा नहीं पाते हैं। आपके माध्यम से हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो भी बोल रहे थे, नहीं आप संदीप जी क्लियर कर दो, संदीप जी क्लियर कर दो, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी नहीं भाजपा प्रवक्ता की तरह ही बात कर रहे थे, तो हमें लगा भाजपा प्रवक्ता ही है। ठीक, उतना बढ़िया भाजपा प्रवक्ता नहीं बोल सकते थे जितना बढ़िया वो बोल रहे थे भाजपा के बारे में। बधाई हो मित्र, आपको बहुत जल्दी प्रवक्ता आप बन जाएंगे। देखिए, ईवीएम को, हमारे मित्र को ये पता नहीं, अगर वो राजनीतिक विश्लेषक है उनको ये पता नहीं है कि ईवीएम पर सबसे पहले सवाल कब उठा। अगर वो राजनीतिक विश्लेषक है तो पहला सवाल है, उसका उत्तर दे दे, तो उसके बाद मैं आगे करूंगा। नहीं लेकिन बोलिए
क्या सवाल है? आपकी पार्टी चुनाव जीत रही, सबसे पहले सवाल कब उठा? का लफड़ा उठाती है, बाकी की सारी विपक्षी पार्टियां, जहां पे कांग्रेस जीतती है, अब कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, तो वहाँ पे ईवीएम हैकिंग आपके 30-35 जो भी विधायक आए महाराष्ट्र में, क्या उन विधायकों का ईवीएम हैक नहीं कर सकती थी बीजेपी? अपने जवाब नहीं है तो दूसरे को यह मत बोलो कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हूँ, और वो मैं स्पष्ट का साथ बैठा हूँ। सर्वेश जी, ठीक है, चलिए अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। संदीप जी अपनी बात रखिए। सर्वेश जी को पता नहीं है कि 2014 के पहले भी ईवीएम पर सवाल उठा था, उस पर भाजपा के एक नेता ने पूरी इतनी मोटी पुस्तक लिख डाली है और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। इनको इस बात का अंदेशा नहीं है, मतलब इस बात की जानकारी नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक उसी ईवीएम के खिलाफ गए थे। आज इस ईवीएम को ये पूजते हैं अगरबत्ती लगाकर। तो आज सवाल जो उठ रहे थे, उस समय सवाल तो आपने ही खड़े किए थे सबसे पहले। अगर वही सवाल आपके आने के बाद भी बरकरार रखते हैं लोग और उसी आपके ही सवाल को अगर उठाते हैं तो आपको या तो तब गलत थे आप, या तो आज गलत है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने एक बात कही कि इनको प्रशासनिक अधिकारियों से डर लग रहा है वगैरह वगैरह। भाई पंजाब में जिस बात का डर आपको लग रहा है, वही बात का डर मायावती जी को और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में लग रहा है। जाहिर सी बात है कि जो भी सरकार रहती है उस पर इस बात के आक्षेप लगते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? और उसमें चुनाव आयोग को निगरानी करने के लिए सारी पार्टियां कहती हैं। जैसे अब भाजपा की पार्टी जो है पंजाब में कह रही है, तो आप क्या मतलब मानते हैं कि आप वहां डर गए हैं, आप एकदम हिल गए हैं, आप खत्म हैं, इस वजह से आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जो भी सत्ता दल में होता है वो 2 दिन पहले तक, मतलब कल आचार संहिता लगी, कल के पहले तक योगी जी के कहने पर वो शूट कर सकते थे, किसी को गोली मार सकते थे। तो वही अधिकारी, वही सारे कर्मचारी होते हैं। तो उसमें ये जनरल सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ रहता है इन्फ्लुएंस सरकार का। तो अगर विपक्षी पार्टियां इस बात को इंश्योर्ड होना चाहती हैं और वो उनका अधिकार है, वो चुनाव आयोग में अपनी अपनी बातें रखती हैं कि ये फला अधिकारी को आप हटा दीजिए, फला अधिकारी इस तरीके से है, इस जो है विचारधारा का है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें आप कह दीजिए कि हार गए हैं, जीत गए हैं, कौन सी बात है? ठीक, मतलब मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं। बताइए उत्तर प्रदेश के मुद्दों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनके ही मैनिफेस्टो पे बात कर लेते हैं। आपने कहा था 70 लाख रोजगार देंगे, मिल गया क्या? आपने कहा था कि जो है गन्ना का मूल्य 400 रुपए देंगे, मिल गया क्या? आपने कहा था 10 महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बन गया क्या? आपने कहा था कि जो है लड़कियों को मुफ्त स्नातक शिक्षा देंगे, मिल गया क्या? आपने लैपटॉप देने को सभी छात्रों को बोला था, मिल गया क्या? तो क्या आपने वादे क्या पूरा किया है? आज भी मैं कई डिबेट में सवाल कर चुका हूं। आज डेवलपमेंट पे चुनाव होगा, मुद्दों पर चुनाव होगा, महिला सुरक्षा पर चुनाव होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, कुपोषण में नंबर 1 पे है, हंगर। आज समझिए कि आज उत्तर प्रदेश ये खुद कहते हैं कि इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आपने गरीबी रेखा पर लोगों को नीचे धकेला, तभी तो आप राशन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गरीबों को आप राशन दे रहे हैं और इतने लोगों को अगर राशन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है गरीबी बढ़ी है। तो आपका कैसा शासन है भाई? कैसा डेवलपमेंट है? ठीक है, जिसमें लोग गरीब हो जाते हैं और राशन लेने के लिए लाइन में लगने पड़ती है, उसका भी आप चुनावी फायदा उठाते हैं। झोला इतना बड़ा, अनाज इतना, क्या बात है भाई? आपका क्या डेवलपमेंट का मॉडल है? ठीक है, राहुल आनंद जी, आरोपों की झड़ी लग गई। अभी तो उधर आरोप लग ही रहे थे, अब कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगे हैं वो आप सुन ही रहे हैं। तमाम सारे आरोप हैं, कैसे बच पाएंगे? जिस तरीके से आपको पंजाब में डर लगता है, जाहिर तौर पर है विपक्षी पार्टियों को डर लगना लाजिमी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर भी आपकी सरकारें हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों? सबसे अहम बात यह है कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, लेकिन अब तक जितनी भी बातें उन्होंने की, जितनी भी बातें की, सिर्फ आरोप ही लगाया। इन्होंने अब तक ये नहीं कभी साबित किया कि इनकी जिन राज्यों में सरकार है उन्होंने अब तक क्या किया है, किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे। एक अहम मुद्दा होता है, जब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो आप हल्ला कर दूसरे को रोक सकते हैं। बस यही उपाय है जो आज के दौर में विपक्षी पार्टियों का एजेंडा मात्र रह गया है। बात करिए उत्तर प्रदेश को लेकर, तो जो 5 राज्यों में जहां भी चुनाव है, 2014 से 2021 के बीच में
जो हमारे देश के अंदर खास करके जो परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन का श्रेय निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के ही तहत वो हमारी उपलब्धि है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिन साइकिल पार्टी जो है वो अपने आप को सिद्ध करने में लगी है। हाथी बीएसपी जो है वो अपने आप को दौर में शामिल करने में लगी है, और कांग्रेस बस सवारी करने पे लगी है कि वो किसके पीछे सवारी कर सकती है सीट को ले आकर। सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही सरकार बनानी है और राज्य का विकास को अग्रणीय करना है। तो ये अंतर है। और डर का जहां तक माहौल है, तो डर बिल्कुल होना चाहिए, स्वाभाविक है, डरना चाहिए। जब आप कोई कार्य नहीं करते हैं और जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं और जब परीक्षा में आप बैठते हैं, तो निश्चय ही आपको डर लगना चाहिए कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। यही स्थिति विपक्षी पार्टियों की बनी हुई है अभी के समय में। जो भाजपा का जो बढ़त है, उसको देखकर सारे लोगों को किंतु परंतु का डर जरूर है। कोई कहेगा ईवीएम के बारे में, कोई कहेगा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों ने इनको जीत दर्ज करा दी, कोई कहेगा कि फेक वोटिंग करा ली, कोई कहेगा कि बी पार्टी है जिसके वजह से भाजपा जीत गई। तो ये चलेगा। अब ये मनोरंजन का विषय होगा अब जनता के लिए, क्योंकि विपक्षियां पार्टियां यही सब बातों को कहनी है और करनी है। तीसरी बात यह है कि जब एक वार्ता होती है, तो उस वार्ता में सच को सुनकर पहचानने की ताकत होनी चाहिए। अगर कोई आपके गेस्ट अगर सच्चाई से बोध कराते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये भाजपा के प्रवक्ता है, फिर लगता है ये जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। तो इस प्रकार की बातें सुनने पड़ेगी। लेकिन मैं अभी भी पुनः अपने उसी बात पे हूं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा को सरकार बनाना है और उस राज्य का अग्रणीय विकास की सूची में आगे ले आना है। अरे गन्ना मूल्य कितना बढ़ा, इसका जवाब दे दीजिए। आप एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जिसका शिलान्यास करके आपने लोकार्पण कर दिया हो। 100 बेड के ऊपर का एक हॉस्पिटल बता दीजिए जिसका शिलान्यास करके लोकार्पण कर दिया हो। किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? लाशों के अंबार उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे, तो बिहार में बैठे हुए तुम्हारे यहाँ तो आंकड़ा भी नहीं गिना गया। बिहार के नेता और शर्मानी चाहिए। तो जब लोगों की लाशें पड़ी थी, तब उत्तर प्रदेश में मोदी जी नहीं आते थे, योगी जी नजर नहीं आते थे। उसके बाद जब डंडा पड़ा तो योगी जी घूमना स्टार्ट किए और पहले अपने आप को पॉजिटिव दिखाकर उसके बाद नौटंकी स्टार्ट किए। जब भीड़ खत्म हो गई, तब जब लोग मर रहे थे, तब नजर नहीं आए। आप बता रहे कौन से आधार पर आप चुनाव लड़ोगे? आप आधार बताइए, डेवलपमेंट का एक आधार बताइए। एक सार्वजनिक कंपनी का नाम बता दीजिए जिसके फ्रेंचाइजी आपने उत्तर प्रदेश में खोली हो। लोगों के रोजगार के लिए आपने क्या किया? आपने एक यूनिवर्सिटी के नाम में पूछ रहा हूँ, आप शिक्षा में बता दीजिए। आप चिकित्सा में 100 बेड के ऊपर का एक हॉस्पिटल बता दीजिए इसका शिलान्यास और लोकार्पण आपने किया हो। आप कौन सा आधार लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, यह बताइए। आप इस आधार पर लड़ेंगे कि हाथ में लड़की को आपने जो है उसके बिना घर के अनुमति के 2 बजे रात को मिट्टी तेल और डीजल डाल के जलवा दिया, इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे कि दलितों की जमीन आपने ग्रहण करा दिया कुआं में और लाशों के अंबार बिछवा दिया, उस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे कि जो है अध्यक्ष जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की संदिग्ध दशा में आपके यहाँ हत्या हो जाती है, इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी जी की हत्या हो जाती है, इस तरह जो चुनाव लड़ेंगे? 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है, इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? आधार बताइए। आप बताइए राहुल जी। सर्वेश जी को बता दीजिए, बढ़िया जवाब दे देंगे, उंगली उठा रहे हैं। आ रहे हैं सर्वेश जी के पास, आ रहे हैं। राहुल जी से ले लेते हैं कमेंट, उसके बाद सर्वेश जी बढ़िया जवाब दे देंगे। भाजपा रिपीट किया जाए। राहुल जी, दरअसल जिस तरीके से तमाम सारे जो घटनाएं घटी हैं आपकी सरकार में, उनका पूरा जिक्र करते हुए, पूरा ब्यौरा देते हुए संदीप त्रिपाठी जी ने सरकार को घेरा है कि आधार क्या लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि जो आपने वादे किए थे उन वादों को तो पूरा नहीं किया है। रोजगार आपने दिया नहीं, ब्राह्मणों का उन्होंने जिक्र किया। ये ब्राह्मण नाराजगी का मामला सामने आ ही रहा है कि 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, और इसके साथ तमाम सारे उन्होंने जिक्र किया जिनकी हत्याएं हुई हैं। तो ऐसे में आधार क्या होगा आपका?
देता हूँ, मैं बड़ा ही संक्षेप में उनके सारे प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। हमारे पास आधार की कमी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया गया है वो हमारा आधार होगा। स्मार्ट सिटी। एक हॉस्पिटल का नाम पूछा महाराज, बता दीजिए। एक विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अखिलेश जी का शिलान्यास किया हुआ, आपने उसका लोकार्पण कर दिया। आप अपना काम बताइए ना, कि आप सुनने की शक्ति नहीं रखते हैं। आपने प्रश्न किया, झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने की सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं हम, इसीलिए बैठे कि आप झूठ न बोलने पाए। हमारा काम यही है, हम आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, जनता के बीच में झूठ नहीं जाने देंगे। चलिए, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, राहुल जी आपके पास आएंगे, आवाज आपके ठीक करवा रहे हैं। आप दोनों लोगों की आवाज क्लैश कराइए। ठीक है, सर्वेश्वर जी, आपने भी सुने किस तरीके से त्रिपाठी जी ने तमाम सारे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और वो आरोप दरअसल आज पहली बार नहीं लगे हैं, पहले भी उठते रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं मुसीबत या संकट, कहें कि संकट का दौर आ सकता है? क्योंकि अभी अगर आज का जो माहौल बन रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर के, और कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को अभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही है। किसी न किसी तरीके से जुगत लगा करके ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाना चाहती है। शायद यही वजह है कि दया शंकर सिंह से मुलाकात जो हुई है वो फिर बताई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर की बंद कमरे में मुलाकात हुई है, और उसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों को लेकर के, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बराबर इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कराना चाहते हैं कि लगभग 2 दर्जन सीटें समाजवादी पार्टी उन्हें दे रही है चुनाव में लड़ने के लिए। ऐसे में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति अभी भी करने में लगी हुई है, और उसको ये एहसास है कि अगर सभी दल एक साथ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं धोखा खा सकती है बीजेपी? आपने यूपी की बात की तो मैं यूपी से ही शुरू करता हूं। देखिए 2017 के चुनावों की क्या स्थिति थी। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी 312 सीट लेके 39.6% वोट लेके आई थी। वहीं सपा 21.82% सीट मतलब वोट प्रतिशत लाई थी। रही बात राजभर जी की, तो उन्होंने पिछले चुनाव में 4 सीटें जीती थी। और जब चुनाव होते हैं तो गठबंधन में शामिल पार्टियां वो अपना साम दाम दंड भय भेद दिखाते हैं, अपनी प्रपंच करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिसके साथ गठबंधन होता है वो देखते हैं कि आखिर इनका कितना वर्चस्व है। अगर इनको मान लीजिए सपा ने 2 दर्जन सीटें दे दी तो वो उस 2 दर्जन सीटों में से कितने सीट को जीत पाएंगे। वो राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तभी वो 4 सीट भी जीत पाए। और मैं आपको लिख के देता हूं, इस बार 1 सीट भी राजभर निकाल के देख ले तो फिर यही एएनबी न्यूज चैनल होगा और मैं भी होऊंगा, आप मुझे आमंत्रण करेंगे और मैं बताऊंगा। चीजें समीकरण बदल जाती है। जब आपको जनता ने मौका दिया तो आप अपने घर के अधिकारी को ट्रांसफर चाहिए था, अपने मन मुताबिक अधिकारी का ट्रांसफर करवाना था, उस सबों को लेके नहीं हुआ तो आप गवर्नमेंट छोड़िए और उसके बाद बीजेपी को कोसते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप शासन करने आए थे कि अपने घर का परिवार का वो भरण पोषण करने आए थे। रही बात दूसरी बात कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाए। 2017 के चुनाव में कितनी पार्टियां इकट्ठी हुई थी योगेश जी, जरा मुझे बताइए। यूपी के लड़के इकट्ठे हुए थे। अब अभी पार्ट 2 चल रहा है। यूपी के लड़के जयंत चौधरी हैं, लेकिन उनका क्या वर्चस्व है जरा मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, जाट वोटों में अजीत सिंह जी का एक था, अपना दबदबा था, पकड़ थी, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके लड़कों में अब वो कोई जान नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से अगर राजभर अगर दबाव बना रहे हैं या बीजेपी भी उनके संपर्क में है तो ये चुनावी गठबंधन हर एक पार्टियों के लिए जरूरी होता है। और राजभर सर्वेश्वर जी, कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है। कांग्रेस ने नारा दिया उत्तर प्रदेश में कि बज गया चुनावी डंका, अब की बार आएंगी बहन प्रियंका। ठीक है,
चलिए योगेश जी, उसी पे दूसरा, इससे 2 महीने 2.5 महीने पहले बहन प्रियंका ने क्या नारा दिया था? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन उस लड़की का बलात्कार राजस्थान में हो, उस लड़की, दलित लड़की, मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे यूपी में दलित लड़की का बलात्कार हो गया, मुद्दा उठा के पूरे भाई बहन चारों तरफ दौड़ लगा देते थे। लेकिन वही राजस्थान, वहां पे दलित लड़की मारी जाती है और दलित लड़की का रेप मैं मुस्लिम लड़कों के द्वारा किया जाता है, तब इनके मुंह में फेविकॉल जम जाता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, तब बस शांत हो जाते हैं। क्या राजस्थान बताएंगे सर्वे जी? अरे भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछिए कि ये घटना कहाँ की है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2021 में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रेप का आंकड़ा राजस्थान से है, 8,000 से ऊपर है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बताता हूं कि सच्चाई सुनने की ताकत रखो, मुझ पे लेवल लगाना मुस्लिम लोगों के साथ हुआ बताइए, क्योंकि तुम्हारी जो कांग्रेस की है वो कहीं की नहीं है। राजस्थान अगर मैं तुष्टिकरण की बात करें कांग्रेसियों, उत्तर प्रदेश में वो भाजपा की जलाल कर रहे हो, राजनीतिक विश्लेषक बनके बैठे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो, तुम्हारी इसलिए क्षमता नहीं हो मैं, ये एक बार नहीं बार तुम मुझे बीजेपी का प्रवक्ता करोगे। लड़की हो, लड़ सकती हूँ, उसका नारा राजस्थान में क्यों फ्लॉप हो जा रहा है तुम्हारा? वहाँ के बलात्कारी जो है उसके खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? मुझे बताओ, वहाँ के बलात्कारियों को क्यों नहीं उसके घर पे जाती है तुम्हारी बंटी बबली की जोड़ी? बंटी बबली की जोड़ी राजस्थान के किसी भी दलित बालिका के घर पे क्यों नहीं जाती है देखने? वही यूपी में हाथरस हो, चाहे जहाँ भी हो, पूरी रेल लगा देते हो। संदीप जी एक सेकंड, आप ही का सवाल मैं पूछ लेता हूँ। संदीप जी आप ही का सवाल मैं पूछ लेता हूँ सर्वेश्वर जी से। सर्वेश्वर जी, राजस्थान का वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि अलग गलत हुआ है, ठीक है राजस्थान में, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आता है, अन्य राज्यों का जिक्र आता है जहां पर बीजेपी की सरकार है। सुन लीजिए, रुक जाइए एक सेकंड, ले लीजिए जरा सवाल। तो दरअसल हाथरस का कांड का जिक्र करें या एक बहुत अरे सुन लीजिए, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है और भारतीय जनता पार्टी के कितने करीबी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा संगीन आरोप लगा है आप जानते होंगे। नाम मुझे लगता है कि लेने की जरूरत नहीं है, तमाम सारे ऐसे और भी नाम है। सुन लीजिए, अरे हाँ नहीं सुन लीजिए, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर, ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस तो आरोप लगाएगी ना, अगर कांग्रेस के ऊपर आप आरोप दूसरे राज्यों में लगाएंगे तो सवाल तो उठाएगी भाई बीजेपी से भी। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है, वहां पर ऐसे लोगों जो रसूखदार हैं उन लोगों के घर में तो बुलडोजर चलने चाहिए ना। नहीं योगेश जी, एक सवाल मेरा और है, अगर राजस्थान में घटना हो रही है, सुन लीजिए सर्वे जी सवाल थोड़ा और संशोधित सुनिए। अगर राजस्थान में कोई घटना, लेकिन मेरा यह सवाल है, यह मुद्दा है कि आपको अधिकार है कि वो कांग्रेस के खिलाफ धरना करे, जाते हो इनके पार्टी के जो लेकिन कार्रवाई हो रही है तो आप धरना कैसे करेंगे? राजस्थान में क्या हो रहा है? अगर मंत्री बीजेपी का एमएलए, बीजेपी का नेता शामिल है तो वो कोर्ट जेल की सलाखों के पीछे है, चाहे 1 दिन बाद या 10 दिन बाद या कोर्ट के हस्तक्षेप से हो, वो सलाखों के पीछे है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है यूपी में, उन्होंने भी कहा जो भी दुष्कर्मी होगा उसके खिलाफ सजा होगी। मेरा ये कहना, राजस्थान में फिर क्या हो जाता है? कहने को काम नहीं होगा, उस दलित के घर बंटी बबली की जोड़ी क्यों नहीं जाती है? भाजपा क्यों नहीं जाती है राजस्थान में? मुझे ये बताइए योगेश जी, आप भी एक पत्रकार हो, ये सवाल आप भी उठाइए कि आखिर यही चीज वहाँ राजस्थान में क्यों नहीं होता है? अरे सर्वेश्वर जी, मैं तो सवाल सुन लीजिए, मैं तो सवाल उठा ही रहा हूँ, हर जगह उठा रहा हूँ, मैंने कई बार सवाल पूछ चुके, लेकिन वो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मैंने कहा कि अगर ठीक है राजस्थान की सरकार में कमियां हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार में या जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी कमियां तो देखिए। दूसरी बात, संदीप जी ये कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए, संदीप जी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हम जाते हैं, भाई बहन जाते हैं वहां पर धरना देने जाते हैं, सरकार को घेरते हैं, तो आप राजस्थान में भी सरकार को घेरिए ना। आप तो सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी,
तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर धरना क्यों नहीं दे रही? भारतीय जनता पार्टी सरकार को मजबूर क्यों नहीं कर दे रही है कि वास्तविकता में वहां की जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार झुकने पे मजबूर हो जाए? जी, ये त्रिपाठी जी कह रहे हैं। जो पूरा जवाब है वो राहुल देंगे, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता है कि वहां पे क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में बीजेपी वहां वहाँ पे पायलट साहब और गहलोत साहब में लड़ाई चल रही है, उसमें देश राज्य की जनता महिलाओं की सुरक्षा। मेरा बस एक ही सवाल है कि अगर बीजेपी के राज्य में किसी मंत्री का सवाल उठाते हो तो योगी जी उसको जेल के अंदर भेज दे रहे हैं, अपने तरीके से संज्ञान ले रही है या उसे जेल के अंदर भेज रही है। लेकिन वही चीजें राजस्थान में आप मानने से क्या होता है? अगर आप दलित के घर यूपी में आते हैं तो राजस्थान में भी जाइए, लड़की होती है, चैनल के दर्शकों को सहूलियत होगी इनको समझ। अच्छा ठीक है, संदीप जी आपके पास आएंगे। संदीप जी भाई ये बताइए, स्थितियां तो आपकी भी बेहद दयनीय हो रही हैं। चलिए उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान को जिक्र कर रहा, राजस्थान में चुनाव नहीं है अभी, वहां नहीं जाएंगे। पंजाब में भी आपके लिए कम मुश्किलें नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जितना आसान है पंजाब और उत्तर प्रदेश या अन्य गोवा में भी जिक्र करें, अब तो आम आदमी पार्टी भी आपके सामने चुनौती के रूप में आ रही है सामने। और जनाधार जिस हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी का भी देखें, भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी है ही है, तो क्या वास्तव में जो वोट बैंक आपका है वो अन्य दलों की तरफ खिसकता हुआ नजर आएगा और इसी का फायदा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाएगी? देखिए, लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जैसे भी आपने कहा कि पंजाब में हमको बहुत आसान दिख रहा होगा, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। बिल्कुल सारी पार्टियां वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, उसी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और सारी पार्टियों को अधिकार है अपनी पार्टी को जो है विस्तार देना, उनको बढ़ावा देना। लेकिन भाजपा जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो शुरू से हम लोग ये कहते आए हैं कि भाजपा की बी टीम है। भाजपा की बी टीम इसलिए कहते हैं कि आप समझिए, जहां भाजपा की नैया डूबने वाली होती है वहां पर ओवैसी शाह और अरविंद केजरीवाल दोनों लोगों की चुनावी ड्यूटी लग जाती है और वहां पर पहुंच जाते हैं। आप समझिए कि चुनावी फंडिंग के नाम पर जिस तरीके से बात होती है, इनको फंड कहां से आ रहा है जो आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जो है उसकी बात करते हैं स्वच्छता की और जो है स्वच्छ राजनीति की, तो आप जो वेबसाइट पर आंकड़े देते हैं उस हिसाब से तो एक रैली भी नहीं हो सकती है। चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, अभी हमारे जो है सर्वेश जी देखिए, आप राजस्थान या किसी भी कांग्रेसी शासित राज्य आप गूगल कर करके पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारी घटनाएं झूठी भी रहती हैं। गूगल से थोड़ा हटकर आप अखबारों पर और जो है थोड़ा रियल घटनाओं पर अपने सोर्सेस के द्वारा जब आप बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। गूगल और जो है उसके भरोसे अगर आप बात करेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। तो मित्र हमारे सर्वेश जी को गूगल पर पढ़ते हैं, फिर एक टिप्पणी आकर करते हैं, तो इनको पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता 2 बना देना चाहिए। जिस तरीके से एक सवाल, नहीं आप अपनी बात रखिए, त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए, किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। योगेश जी मैं पर्सनल कमेंट मत करिए किसी पे। मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, ये आज के राजनीतिक परिदृश्य की सच्चाई है। बात तो योगेश जी हमें समझना होगा, क्योंकि दर्शक जो आपका बैठता है वो समझता है कि ये इंडिविजुअल आदमी है, ये राजनीतिक विश्लेषक है, इन्हें राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन भाजपा के लोगों ने ऐसे लोगों को रखा है, उनको बाकायदे फंडिंग करते हैं, वो आके बैठते हैं और भाजपा की बात करते हैं। जितना राहुल आनंद जी भाजपा के बारे में और जितना अच्छे कांग्रेस पर भाजपा के प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं लगा पाए, उतना हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय लगा रहे। हम उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल उत्तर प्रदेश की जनता का ये हमारे महोदय नहीं पूछ पाए। ये नहीं पूछ पाए कि 2017 के मैनिफेस्टो में भाजपा ने क्या लिखा था, उस पर कितना इंप्लीमेंट हुआ। इन्हीं के मैनिफेस्टो से अगर ये हमारे विश्लेषक महोदय सवाल पूछ लेते तो मैं इन्हें समझता कि आप जो है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं और आप जनता के लिए बैठे हैं और जो है राजनीतिक जो परिदृश्य है उसका सही विश्लेषण कर रहे हैं। आपने जो है गहलोत जी और पायलट जी की चर्चा कर ली, यहाँ पर अभी जिसकी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं आगरा में कि कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी योगी जी ने अभी लखनऊ में पोस्टर लगे, वहां से अमित शाह, योगी जो है मोदी जी सारे लोगों को गायब करके नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी का फोटो लगा दिया। आप देखिए, आप तो फाड़ दिए गए होंगे बैनर, कल तक वो फोटोज वो जो है फोटोज पूरे लखनऊ में लगे हुए थे, तो जो बैनर लगे हुए थे, तो वो कौन कर रहा है भाई?
मोदी जी और अमित शाह को कौन निकाल रहा है उत्तर प्रदेश से? तो इस बात को समझिए, आपके भाजपा में कितनी खींचतान है उसकी भी चर्चा कर लीजिए। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है तो आप बात करिए कि किस तरीके से अंदर खाने चर्चा हो रही है कि अर्जुन शर्मा अगले मुख्यमंत्री होंगे। खुलेआम भाजपा का एक जो है पूर्व सांसद बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं। तो अलग अलग सुर आ रहे हैं कि कोई कहता है कि अर्जुन शर्मा जी बनेंगे, कोई कहता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी बनेंगे, कोई कहता है कि जो है अगला व्यक्ति बनेगा, कोई कहता है स्मृति। अभी एक तो नया नाम जुड़ गया जब से मोदी जी को डिफेंड करने के लिए स्मृति ईरानी जी आई। हमारे गृह मंत्री मंत्रालय को आना चाहिए था, गृह मंत्री को आना चाहिए, गृह राज्य मंत्री को आना चाहिए, लेकिन वो डिफेंड करने के लिए कौन आता है? स्मृति ईरानी। भाजपा का और एक समझिए, रेलवे में दुर्घटना होगी तो बात करने कोई कौन आएगा? कपड़ा मंत्रालय वाला आएगा। कपड़ा मंत्रालय की बात होगी तो रेल मंत्रालय वाला आएगा। रेल मंत्रालय की बात होगी वित्त मंत्रालय वाला आएगा। वित्त मंत्रालय की बात होगी गृह मंत्रालय वाला आएगा। अरे भाई, पीएम की सुरक्षा में चूक हुई तो गृह मंत्रालय के गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। कर कौन रहा है? स्मृति ईरानी जी। वाह भाई वाह, क्या ट्रेंड है, क्या तरीका है। तो अब तो उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी जी का भी नाम चलने लगा, ईरानी मैडम का भी, क्यों मुख्यमंत्री की रेस में। आप इससे भी चर्चा कर लीजिए सर्वेश जी। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है, भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है, तो इस सच्चाई को क्या आप ढांक सकते हैं? जो मैंने बातें रखी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्या गलत है? ठीक है सर्वेश सर जी, आप बोल लीजिए, उसके बाद राहुल जी आपके पास आते हैं। देखिए योगेश जी, मेरे राजनीतिक विश्लेषक होने पे संदीप जी बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुछ नहीं देख रहे हैं। आपने इनसे सवाल किया था कि आपका चुनाव में क्या तैयारी है या क्या है, ये तो वॉक ओवर कर देते हैं बीजेपी के लिए, दूसरी पार्टी को खुला मैदान छोड़ देते हैं। बंगाल का चुनाव अभी लास्ट में कहाँ चुनाव संपन्न हुआ था? बंगाल का चुनाव कितने वोट परसेंटेज लिए इन्होंने? 2.94%। पूरा खुला मैदान छोड़ दिया ममता बनर्जी जी को। उसके बाद उससे पहले दिल्ली का चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी 63 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। कहां मुंह छुपा के घूमे रहते हो? उसके बाद पोस्टर वार को छोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी योगी जी किसका पोस्टर लगाते हैं। मेरा तो ये आपसे सवाल है कि माँ बेटा को छोड़ के पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं कर सकता। अरे शर्म कर लो, इतने बड़े बड़े नेता हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिख के थक गए। अगर वो सवाल उठाते हैं तो इतने बड़े कपिल सिब्बल जी के घर के आगे पत्थर फिकवाते हो, गाली गलौज करवाते हो, खुद सवाल बीजेपी पे उठा रहे हो। अरे जो राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री है वो है। ठीक है सर्वेश्वर जी, ठीक है। अपने घर में पहले अपने घर में झांक के तो देख लो, माँ बनती है, चेयरमैन फिर बेटा बनता है, बेटा छोड़ देता है, फिर माँ बैठ जाती है, बाकी का कोई नहीं आ रहा। बीजेपी का कितने लोग बन गए, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। मेरी पॉलिटिकल जो एनालिस्ट के उसके प्रश्न चिन्ह लगाइए, इसका जवाब दीजिए। वो मैंने बोल दिया था सर्वेश्वर जी, वो मैंने बोल दिया था संदीप त्रिपाठी जी से, मैंने बोल दिया था कि पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे भाई। ठीक है राहुल जी, ये बात त्रिपाठी जी ने जो बात कही वो तो ठीक कही कि अब दरअसल उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर के तमाम सारी आपाधापी शुरू हो गई है। नाम सामने आ रहे हैं, जैसे शर्मा जी का नाम सामने आया तो उसमें वास्तव में वीडियो में जो सामने दिख रहा है कि वीडियो में वो बगल में खड़े भी हुए हैं, लेकिन शर्मा जी उन्हें टोक नहीं रहे पूर्व सांसद साहब को कि नहीं नहीं भाई ये मत कहिए, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। वो भी बगल में खड़े ही थे और बाकायदे सुनते नजर आए। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अभी ये संशय बरकरार है क्या कि किस चेहरे को लाएंगे चुनाव? कहीं ऐसा तो ना हो, क्योंकि जो पिछले चुनावों में देखा गया कि भाई केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जिनका कोई कहीं नाम ही नहीं चल रहा था। और क्या वाकई में इस बार भी वैसी स्थिति पैदा हो सकती है क्या चुनाव के बाद में? लेकिन अगर मैं आपका समर्थक हूं तो मैं आपको प्रोजेक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये हाई कमांड डिसाइड कर सकता है कि वो किसको मुख्यमंत्री की दावेदार बनाना चाहता है। तो इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार पहले की तरह योगी आदित्यनाथ जी ही हैं, वही आगे बैठेंगे, उस कारवा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बीच में भी जो मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी जो कयास लगाई जा रही थी वो उसको प्रधानमंत्री जी ने सिरे से नकार दिया। और ये
जो सर्वे आई, सर्वे में सबसे ज्यादा नंबर 1 के पोजीशन पे ये बीजेपी में नहीं कराया, ये मीडिया ने कराया, जिसमें नंबर 1 के पोजीशन पे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। उसके बाद नीचे पैदान पे बाकी अन्य लोग भी आए हैं। जो त्रिपाठी जी पहले बात कह रहे थे कि जो हमारे उनके बीच में जो रुक गई थी संवाद, वो रोजगार को लेकर कह रहे थे। तो रोजगार में अगर देखा जाए तो CMII ने भी सर्वे किया है, उसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार की जो स्थिति है, मार्क कीजिएगा, वो 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। ये मैं नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए, झूठ बोलते हैं आप लोग। अगर आंकड़ा रखे हैं वो त्रिपाठी जी बात को सुनिए। देखिए, जनता हमेशा इस चीज को जानती है कि जो हल्ला करने वाला होता है ना, उसको बाहर रखती है। इसीलिए आज आप यूपी के सत्ता से आउट रखे हैं। आप जो हल्ला करते हैं ना, जो आपके हल्ला वाली जो गाड़ी है ना, ये लोकतंत्र के लिए कभी भी उचित नहीं है, कभी भी उचित नहीं है। आपके राजनीतिक करियर में हल्ला कभी भी उचित नहीं है, ये अनुचित बात है। किसी को आप उत्तर नहीं देने देते हैं, ये गलत बात है। त्रिपाठी जी को कहिए कि जब सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का इंतजार करें। इस तरह से हल्ला करने से दूसरे की जान को लेने से ये अपने आप को काबिल नहीं साबित कर पाएंगे, काबिल नहीं साबित कर पाएंगे। जनता जानती है कि आपको क्या करना है। सब अच्छा है, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है गलत है, आप बताइए सही है कि गलत है। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, राहुल जी कुछ बोल रहे हैं। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, राहुल जी को जवाब दे रहे हैं जी। सुनिए तो भाई, आपने सवाल किया तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए राहुल जी। बताया कि विभागवार हमने पूछा, विभागवार बता दीजिए 4.5 लाख रुपया कहाँ आपने खतरा पैदा करते हैं, जो दूसरे की बातें को नहीं सुनना चाहते हैं, खुद सुनेंगे बाकी की बातें को नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। बोलिए राहुल जी, बोलिए, आप सुन रहे हैं, त्रिपाठी जी सुन रहे हैं। तो आप वो गूगल करके भी देख लीजिए क्या वास्तविकता है इसके ऊपर। और जहां तक मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपराधिक घटना घटी है प्रदेश के अंदर, और किसी भी प्रदेश के अंदर, चाहे वो गैर भाजपा शासित प्रदेश ही क्यों ना हो, वो न्यूनतम और जीरो स्तर पे कभी नहीं आ सकता है। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, इसके ऊपर कानून में प्रावधान क्या बने, क्या कार्रवाई कर लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया, ये महत्व है। जो हमारे एक विधायक के ऊपर आरोप लगा था सिंगर के ऊपर, वो सलाखों के पीछे हैं। हाथरस कांड में भी देखा जाए तो योगी जी के एक्शन के तहत वो सारे लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया। मैं महिला तो बाहर है, इनको बताइए राहुल जी। लेकिन ठीक है राहुल जी, लेकिन चुनौती इस बार आपकी बड़ी होगी आपके पास, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, 4 जगह आप सत्तासीन हैं। उत्तराखंड में भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है। उन लोगों के अंदर भी, क्योंकि कई नेता तो ऐसे हैं जो कि कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं, और मंत्री जिस तरीके हरक सिंह रावत के लिए भी तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे। नाराजगी तो जाहिर तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा है उत्तराखंड में भी। तो चुनौती क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि पहले तो जहां पर 4 राज्यों में आप सत्तासीन हैं उनको फिर से बरकरार रखना है, 5वें पर भी आपको ये कोशिश करना है पंजाब के लिए कि वहां पर भी सत्तासीन हो पाए। देखिए, जहां अगर घर में कुछ परिवारों की संख्या ज्यादा होती है वहीं पे अनबन होती है, और यही कयास है जो पार्टी के अंदर जो थोड़ी मोड़ी जो जो चलती है। अगर कहीं बर्तन एक जगह रखे हो वही खटखटाते हैं, लेकिन इसमें मुखिया का जो नेतृत्व करते हैं, जो मुखिया, वो समझा बुझाकर लोगों को समझाते हैं, और पार्टी में आना और जाना नेताओं का लगा रहता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो हम विकास की जो बातें को करते हैं, और जो हम अपने एजेंडा में जो प्रमुखता के साथ जो अपनी बातों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें हमारा हिंदुत्व है मुखर रूप से जो रहता है, हम उसको लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं। तभी जनता ने हमें 18 से ज्यादा राज्यों में स्थापित भी किया है। और मैं आपको इस बात के लिए भी पुनः भरोसा दिलाता हूं कि दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बनेगी सारे राज्यों में। जहां तक पंजाब की बात है, तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने जो अपने ओछी मानसिकता का जो परिचय दिया है, प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा में सेंधमारी कराकर, नहीं उस पे मत जाइए, उस पे आप लोग कमेंट मत करिए। उस पे मैं कमेंट नहीं लूंगा, वो गृह मंत्रालय का मामला है, वो सुरक्षा का मामला है। ठीक है, जो हुआ वो गृह मंत्रालय जवाब देगा। वहां जांच एजेंसियां लग गई हैं, जांच एजेंसियां निर्धारित कर देंगी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है, सोमवार को सुनवाई भी है, सब हो जाएगा। ठीक है संदीप जी,
ठीक है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप बोलिए। दूसरी बात ये कि उत्तराखंड का मैंने जिक्र किया, तो उत्तराखंड में भी आपके यहाँ भी अफवाह मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो महिलाओं को प्रायोरिटी देने की बात की गई थी, उसमें अब महिलाएं वहां नाराज नजर आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं की टिकट की जो दावेदारी है वो बढ़ती नजर आ रही है, जिस हिसाब से आपकी नेता प्रियंका गांधी ने कहा था, और पार्टी उस हिसाब से टिकट देने के मूड में उत्तराखंड में नजर आ नहीं रही है। तो ये माना जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में महिला नेता पार्टी का दामन छोड़ भी सकती हैं, तो ऐसे में तो बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती हैं कांग्रेस के लिए वहां पर। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था, और उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उसी के संबंध में उन्होंने अपनी बातें कही थी। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उन्होंने कही थी, जो भी वहाँ के उत्तराखंड के प्रभारी होंगे वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। जिस आधार पर महिला, अगर हम वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी का भी एक इंटरव्यू भी देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो भी महिलाएं अगर जो है राजनीति में सहभागिता की है, उन्होंने 5 साल काम किया, तो उसको बिल्कुल प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत नाराजगी होगी तो चुनाव के पहले सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, हमारे भाजपा के मित्र भी एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेंगे। भाई आपका हिंदुत्व बड़ा बहुत बढ़िया है, किस तरीके से बढ़िया मैं बताना चाहता हूँ। 13 जी कुछ अच्छा नहीं, आवाज ही तो करेगी। 13/8/2018 सुल्तानपुर में पुजारी श्यामलाल की हत्या, औरैया में 2 साधुओं समेत एक व्यक्ति की हत्या 14 तारीख को उसी साल में, मेरठ में पुजारी की हत्या 2018, पीलीभीत में पुजारी रामेश्वर दयाल की हत्या 2018, रायबरेली में पुजारी स्वामी प्रसाद प्रेमदास की हत्या, मथुरा में साधु की हत्या 2019, हरदोई में साधु हरिदास की हत्या, हापुड़ में साधु बालक दास की हत्या, मुरादाबाद में साधु की हत्या, चित्रकूट में अर्जुन दास की हत्या, पीलीभीत में महंत की हत्या, पीलीभीत में पुजारी की हत्या, गोरखपुर में पुजारी की हत्या, पीलीभीत में बाबा बालगिरी की हत्या, सुल्तानपुर में साधु की हत्या। बड़ी लिस्ट है संदीप जी, बड़ी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्याओं का जिक्र और विवरण है, और आप पाल घर लेकर पूरे भारत में नाचते हैं, और आपके हिंदूवादी सीधे साम्राज्य के शासन काल में अखाड़ा परिषद जो है शंकराचार्य के बाद दूसरा शीर्ष पद होता है सनातन धर्मियों का, उसके मुखिया की संदिग्ध दशा में हत्या हो जाती है। आप कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपके राज्य में ऐसी कौन सी परिस्थिति, आत्महत्या तो कोई खुशी से करता नहीं है, ऐसी कौन सी स्थिति आपके शासनकाल में उत्पन्न हो गई कि उनको आत्महत्या करना पड़ा? तब भी आपकी सोचने की बात है। अगर उनकी हत्या हुई तो कैसे हुई, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। किस तरह गुमराह करिएगा भाई? आप ना हिंदुत्ववादी हैं, आप सिर्फ ओटजीवी हैं, आप सत्ताजीवी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, और आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में शिक्षा की बात करते हैं। अरे भाई, अपराधीकरण की बात करते हैं। योगी जी के ऊपर 10 मुकदमे थे या नहीं थे? उन्होंने अपने कुछ मुकदमे खुद ही अपने शासनकाल में वापस लिए हैं, ये सच्चाई है। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 7 मुकदमे थे या नहीं थे? ये सच्चाई है। नंद गोपाल नंदी सबसे बड़ा फ्रॉड बैंक का किया उन्होंने, इसी इलाहाबाद में कम से कम 400 करोड़ रुपए का जो है आर्थिक अपराधी है या नहीं है? अजय सिंह, अभी एक फोटो वायरल हो रही थी, न्यूज भी बहुत वायरल हो रही थी। अरे सभी जगह अपराधी है त्रिपाठी जी, आपके यहाँ भी बहुत सारे हैं नाम, मैं भी देखिए सुनिए, एक घटना सुन लीजिए, एक घटना सुनिए। अजय सिंह के यहाँ बुलडोजर चलने गया और पूरे जिले में किसी ने जेसीबी देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका नाम अजय सिंह था। मतलब सिंह, मदन सिंह बद्दो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 गैंगस्टर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? हजारों नाम मैं गिना सकता हूं जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं और एक जात से संबंध रखते हैं, उसके खिलाफ इस सरकार ने एक भी कार्रवाई नहीं की है। ये शर्मनाक बात है, ये अभी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से हमने बताया, इन्होंने राजनीति में जो है अपराधियों में भी जाति ढूंढी है और उसके आधार पर कार्य किया है, इसको भी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी। आज की डेट में सबसे ज्यादा डीएम कौन है, कौन सी जात से आते हैं? सबसे ज्यादा आईपीएस कौन सी जात से हैं जो अभी हैं? अब तो आईपीएस पढ़ के आए होंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना बन गए आईपीएस। त्रिपाठी जी आईपीएस यादव, अखिलेश यादव जात एग्जाम क्रैक करके आए होंगे ना, ऐसे नहीं आईपीएस आईएएस बना दिए होंगे ना योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं है। ठीक है सर्वेश्वर जी, दरअसल इस चुनाव में अब जो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव आयोग ने एक और बहुत बड़ी बात इसमें कर दी है, क्योंकि कोरोना का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है, ग्राफ एक बार फिर से ऊंचाइयों को छू रहा है, शिखर को।
ऐसे में ये कहा गया है कि इस बार वर्चुअल माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे या जो भी कहना चाहते हैं अपना प्रचार करेंगे, सब वर्चुअल माध्यम से चलेगा। 5 लोग से ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है वास्तव में किस पार्टी के लिए यह कदम बेनिफिट साबित होगा, कारगर साबित होगा? क्योंकि कुछ पार्टियां तो ऐसी अभी भी आज भी हैं कि वास्तव में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत दूर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है इसमें सबसे आगे नजर आ रही है, और अन्य राजनीतिक दल भी कुछ हैं, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या वास्तव में डिजिटल माध्यम से जब ये अपना प्रचार करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा कि जिनका कोर वोट बैंक था वो नहीं छूटेगा, बाकी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है? योगेश जी, आपने अच्छा सवाल किया और आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। अगर वर्चुअल रैली की बात की जाए तो उसमें अभी आने वाले समय में देखा गया, जब बंगाल में भी 2-3 चरण का चुनाव बच गया था तो सारी पॉलिटिकल पार्टी कोरोना के लहर को देखते हुए विड्रॉ कर लिया और वर्चुअल रैली के माध्यम से बाकी के चरणों का चुनाव प्रचार किया। तो इस वर्चुअल रैली में मैं मानता हूं कि बीजेपी का वर्चस्व हासिल है और वो डिजिटल रूप में अपने मतदाताओं तक, अगर सोशल मीडिया की बात कर ले तो उनकी पहुंच बहुत तक है, ग्रास रूट लेवल तक है। लेकिन वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है, मध्यम वर्गीय जो सेमी अर्बन लोग के मतदाता है, लेकिन जो गांव के मतदाता हैं वहां पे अभी भी वर्चुअल रैली या फिर वो मतलब डिजिटल माध्यम से पहुंचने में हर कोई को परेशानी होगी। तो समय की ऐसी मांग है और भारतवर्ष में हम आप सभी जानते हैं कि हर एक साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। पिछले 3, अब 2022 आ गया है तो हम 2 सालों से ये कोरोना के मार से झेल रहे हैं और हर एक साल में 2020 में दिल्ली का चुनाव हो गया, 21 में पंजाब और भी राज्यों का चुनाव हो गया, बिहार का भी उधर हुआ था, उसके बाद अब 5 राज्यों का चुनाव 22 में हो गया। तो इसका एक अलग इंपैक्ट आएगा क्योंकि मतदाता भी आजकल जान रहा, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आएगा कि जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, जो अगर थोड़े अनपढ़ है, उनके पास डिजिटल माध्यम नहीं है, तो उन तक संवाद पहुंचाने में थोड़ी बहुत ये आएगी। लेकिन अगर 5-5 लोगों का बोला गया है तो चाहे कोई भी पार्टियां हो, वो उनको अपने स्ट्रेटेजी में, चुनाव प्रचार में बदलाव करना होगा कि ग्रास रूट लेवल के लोगों तक कैसे पहुंच पाए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो और भी तमाम दल जो भी चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो मेरा मानना है कि बीजेपी का वर्चुअल चुनावी रैली में वर्चस्व हासिल है और वो की है, बड़े उन्होंने रैलियां की है। आप एक एग्जांपल दे देता हूं, प्राइम मिनिस्टर जी का वो आ गई आपकी बात। आईटी सेल वैसे भी बहुत मजबूत है, सभी विपक्षी दल भी इस बात को मानती हैं और आरोप भी लगाती रहती हैं कि इतना मजबूत है कि प्रोपेगेंडा फैलाने में विपक्षी पार्टी ये बात कहती है। उत्तराखंड के मामले में बोलिए। अगर उत्तराखंड की बात किया जाए तो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि बीजेपी का केशव प्रसाद मौर्य जी या योगी होंगे चुनाव के मतलब सीएम के उम्मीदवार, तो इन्होंने ये क्यों भूल गया कि अभी हरीश रावत जी ने ओपनली आके अपनी जो ये थी मतलब असंतुष्टता दिखाई थी कि वहां जो देवेंद्र यादव है, राहुल गांधी जी के अपॉइंटी एआईसीसी के जो इंचार्ज हैं वहां के उत्तराखंड के, उनमें और हरीश रावत जी में मतभेद है। हरीश रावत जी देखिए कितने बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, हर जगह है सर्वेश्वर जी, हर जगह है। दरअसल एक पार्टी में नहीं है, ये बीजेपी में है। रावत साहब के अंदर नाराजगी नहीं क्या जब उन्हें हटा दिया गया? रावत साहब ने कितने बार खुल करके सामने आना चाहे, लेकिन उसकी भी चर्चा करो ना। हाँ, अगर आप नहीं, दोनों जगह है, दोनों। हाँ, सिंह एक जगह किसी एक पर्टिकुलर कांग्रेस में नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वहाँ नाराजगी है तो चुनाव में दिख जाएगा। हाँ, नहीं, वो क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो तो जनता तय करेगी ना, हम डिसाइड करेंगे ना आप डिसाइड करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ कि दरअसल जिस तरीके से ये वर्चुअल का लेकर के जिक्र चल रहा है उसमें जाहिर तौर पर है, आप भी मानते हैं और विपक्षी पार्टियां भी कई बार बोल चुकी हैं कि आईटी सेल वास्तव में बीजेपी का मजबूत है। तो आपके हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है आईटी सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर और जुबानी जंग, जो बयानबाजी चल रही है, ऐसे में वास्तव में क्या अब ये सोशल मीडिया पर और उभर करके आएगी? क्योंकि शब्दों पर लगाम नहीं है। अभी तक तो ये होता था, ठीक है, वीडियोज आते थे, क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। अब सोशल मीडिया पोस्टर बनेंगे,
फेसबुक से लेकर के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ये चीज़ें जाएंगी, तो वास्तव में क्या इस पर लगाम लग पाएगी? दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी पार्टियां अपने अपने जो कैंडिडेट होंगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनके अपराध पहले तो मेंशन करेंगे और किस वजह से उनको टिकट दिया जा रहा है, यह बात बताना जरूरी है। क्या वास्तव में आपको लगता है ये सभी राजनीतिक दल जो हैं ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस पर अमल करेंगे, इस पर निष्पक्ष तरीके से अपना पूरा ब्यौरा देंगे, खाका देंगे? योगेश जी, आपका कहना सही है और मैं तो ये चाहता हूं इलेक्शन कमीशन जो है आज से नहीं, जब से चुनाव सुधार की प्रक्रिया हुई है वो जो मतलब पॉलिटिकल का जो अपराधीकरण है, जो राजनीति का अपराधीकरण है, उस पे लगाम लगाने के लिए समय समय पे गाइडलाइन जारी करती आई है। आज का जो दौर है उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी भारतवर्ष में चुनाव लड़ रही है, सब में अपराधियों का हिस्सा है। बीजेपी में भी आपराधिक छवि के बहुत सारे लोग हैं, तो कांग्रेस में भी है, सपा में तो है ही, दबंगों का राज्य रहा है, बीएसपी में भी है ही। मतलब अगर यूपी के इलेक्शन के मामले रख ले, अब बीजेपी को भी ये लेना चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा दिया है गाइडलाइंस, तो उनको कम आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देना चाहिए और अपनी इमेज साफ करनी चाहिए। साथ ही साथ हर एक पार्टियों को, इससे क्या होगा कि उस पार्टी का इमेज भी जनता के बीच में ठीक बात कह रहे हैं। केवल बीजेपी को नहीं, सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि किस कैंडिडेट पर उनके कितने आपराधिक मुकदमे हैं, और अगर आपराधिक मुकदमे हैं तो मुझे लगता है सभी पार्टियों को बचना चाहिए उन्हें टिकट देने के लिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, अब ये क्लियर हो गया है कि चुनाव होने ही हैं, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर वही कहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का इतिहास पूरा देना होगा, ब्यौरा देना होगा, और यह भी बताना होगा पार्टियों को कि आखिर वजह क्या है जो इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यही फिर होगी कि क्या वास्तव में ये इस नियम को अमली जामा पहनाएंगे या फिर केवल हवा ही बातें रह जाएंगी और इधर का उधर केवल अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार।